हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आज हम थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। इस थर्ड लेक्चर में न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के जो बची हुई प्रॉपर्टीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग न्यूक्लियर फोर्स स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियर फोर्स में बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना होता है, तो इसलिए न्यूक्लियर फोर्स को भी जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है उसी चैप्टर के अंदर मैं इंक्लूड करूँगा। तो ये पूरा चैप्टर जिसके अंदर हम न्यूक्लियर फोर्स और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर बेसिक क्वेश्चन क्या बनते हैं वो हम देखेंगे। लास्ट जो सेशन था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था बाइंडिंग एनर्जी को, साथ ही साथ हमने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये स्टेबिलिटी को बता रहा है, और इसके अलावा हमने ये देखा था कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो भी स्टेबिलिटी को बता रहा है ना। अब एक चीज और है जिसको कहते हैं एन बाय जेड रेशो। एन बाय जेड रेशो, एन बाय जेड रेशो जो है वो भी किसको बताता है? स्टेबिलिटी को बताता है। तो न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है उसको किस किस से बताया जा सकता है? एन बाय जेड रेशो, बाइंडिंग एनर्जी, उसके अलावा पैकिंग फ्रैक्शन, ये सभी किसको बता रहे हैं? न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आज एन बाय जेड रेशो से। एन बाय जेड रेशो, एन बाय जेड रेशो नाम से ही पता लग रहा है कि जो एन है उस एन का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जो पी है जेड है उसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहां जो n होगा n, ये n होगा क्या? न्यूट्रॉन्स। और ये जो z लिखा हुआ है ये z जो है वो क्या होगा? क्या होगा? प्रोटॉन्स होगा। अब यदि मेरे को किसी न्यूक्लियस की केमिकल प्रॉपर्टीज चाहिए तो उस केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए केवल z अगर हमारे पास है, z का मतलब प्रोटॉन नंबर हमारे पास है, तो उसकी हम केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज को आसानी के साथ निकाल सकते हैं यदि हमारे पास z की वैल्यू है। पर यदि मेरे को उसकी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को बताना है तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को केवल और केवल z की वैल्यू से मैं नहीं बता सकता, उसके लिए हमें उसकी n वैल्यू की भी जरूरत होती है। ठीक है, उसके लिए उसकी n वैल्यू की भी जरूरत होती है। इसलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? n और z दोनों की, और इन दोनों का जो रेशो है उसको हम कहते हैं n बाय जेड रेशो। तो इफ वी वांट टू एक्सप्लेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस देन z वैल्यू इटसेल्फ इज सफिशिएंट। तो z की जो वैल्यू है वो सफिशिएंट रहती है। पर अगर हम उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो उस केस में z की वैल्यू अकेले सफिशिएंट नहीं रहेगी, आपको उसके साथ साथ n की वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इफ वी वांट टू एक्सप्लेन केमिकल प्रॉपर्टीज of nucleus, if you want to explain chemical properties of nucleus, then z value is sufficient। तो z वैल्यू जो है वो सफिशिएंट रहती है। बट इफ वी वांट टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, यदि हमें न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है देन z वैल्यू अलोन इज नॉट सफिशिएंट। तो z वैल्यू अकेले ही सफिशिएंट नहीं रहेगा। वी ऑल्सो रिक्वायर्ड कौन सी वैल्यू? n वैल्यू। तो उस केस में हमें n वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि उस केस में हमें दोनों चाहिए होंगे, z और n दोनों वैल्यू चाहिए होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? n बाय जेड रेशो। तो n बाय जेड रेशो से हम क्या बताएंगे? स्टेबिलिटी को बताएंगे। अब हमारे पास दो तरह के न्यूक्लियाई होंगे, एक होगा हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई और एक होगा हमारे पास हैवी न्यूक्लियाई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसके लिए? लाइटर न्यूक्लियाई। तो लाइटर न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें, लाइटर न्यूक्लियाई मतलब जो न्यूक्लियाई हल्के होंगे, जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी कम होगा और जेड की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। तो लाइटर न्यूक्लियाई जो है उनको स्टेबल माना जाता है। कब उनको स्टेबल माना जाता है? यदि उनका जो n बाय जेड रेशो है वो अप्रोच कर रहा हो किसको? 1 को, मतलब उसकी वैल्यू लगभग किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? लाइटर न्यूक्लियाई कहते हैं। और लाइटर न्यूक्लियाई के लिए ऐसा होता भी है। ठीक है, तो फॉर लाइटर न्यूक्लियाई their n by z ratio is approximately
इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। इनका n/z रेशो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी कि अगर मैं n/z रेशो निकालूं तो ये लगभग कितना आता है, 1 आता है। लगभग कितना आएगा, 1 आएगा जब हम लाइटर न्यूक्लियाइज के लिए बात करते हैं। यानी कि इनके लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, लाइटर न्यूक्लियाइज के लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, ऐसे ग्राफ प्लॉट करता हूं, ये हो गया n और ये हो गया z, तो यहाँ ग्राफ प्लॉट करूंगा तो एक सीधी लाइन आएगी। तो ये किसके लिए, ये क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ स्टेबिलिटी। ये कहलाएगी लाइन ऑफ स्टेबिलिटी, लाइन ऑफ स्टेबिलिटी। और यहाँ पर n/z अप्रोच कर रहा है किसको, 1 को। ठीक है, ये किसके केस में बात हो रही है, लाइटर न्यूक्लियाई के केस में बात हो रही है। पर अब अगर हम बात करें हैवी न्यूक्लियाइज की, किसकी बात करें, हैवी न्यूक्लियाइज। तो हैवी न्यूक्लियाई की अगर मैं बात करता हूं तो हैवी न्यूक्लियाई को देखने के पहले मैं अगर एक न्यूक्लियस को देखता हूं तो एक ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, है ना, और एक एक का ही ले रहा हूं, हो सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे हो। तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन जो है इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब मैं प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करता हूँ। और इन तीनों के बीच में एक फोर्स और लग रहा होगा, कौन सा लग रहा होगा, न्यूक्लियर फोर्स। इनके बीच में एक और फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और जब मैं इन तीनों की बात करता हूं तो यहां पर एक फोर्स और लग रहा होगा जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स। यहां पर भी कौन सा फोर्स होगा, न्यूक्लियर फोर्स। और यहां पर भी कौन सा फोर्स होगा, न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि न्यूक्लियर फोर्स तीनों के बीच में है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ जो चार्ज पार्टिकल है यानी कि प्रोटॉन उसके बीच में। अब हैवी न्यूक्लियाई का मतलब क्या है कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों ही ज़्यादा है। ठीक है, हैवी न्यूक्लियाई का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों ही ज़्यादा है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि प्रोटॉन ज़्यादा हो न्यूट्रॉन कम हो, एक कंडीशन ये हो सकती है कि न्यूट्रॉन ज़्यादा हो और प्रोटॉन कम हो। पर अगर उसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, हैवी न्यूक्लियाई ऐसा हैवी न्यूक्लियाई जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो वो जो हैवी न्यूक्लियाई है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा तो वो ओवरकम कर जाएगा किसको, न्यूक्लियर फोर्स को। और वो न्यूक्लियर फोर्स को अगर ओवरकम कर गया तो वो न्यूक्लियाई को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो हैवी न्यूक्लियाई जिसके अंदर प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं वो बिल्कुल भी स्टेबिलिटी के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कौन सा हैवी न्यूक्लियाई जो स्टेबिलिटी के लिए सही रहेगा, तो ऐसा न्यूक्लियाई जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में, तो वो हैवी न्यूक्लियाई ज़्यादा बेटर होगा किसके लिए, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं वो स्टेबल हो ही जाएगा। यहाँ बस एक छोटी सी कंडीशन आ रही है कि अगर इन दोनों में से पिक करना हो, ज़्यादा प्रोटॉन कम न्यूट्रॉन, ज़्यादा न्यूट्रॉन कम प्रोटॉन, तो आप किसको पिक करोगे, ज़्यादा न्यूट्रॉन कम प्रोटॉन को। क्यों, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोटॉन हो गए तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आ जाएगा जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, यानी कि न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हैवी न्यूक्लियाई विद न्यूट्रॉन्स मोर देन प्रोटॉन are preferred for stability in comparison to nuclei with more proton than neutron, प्रोटॉन के न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसके कंपैरिजन में कौन सा प्रेफर होगा, जिसमें न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। यहाँ लिख भी देता हूँ बिकॉज इफ प्रोटॉन्स आर मोर देन न्यूट्रॉन, protons are more than neutron, then electrostatic repulsion force
repulsion force, electrostatic repulsion force acts between protons and it overcomes nuclear force, it overcomes nuclear force which reduces the nucleus stability, और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को बिल्कुल क्या कर देगा, कम कर देगा। इसलिए यहां पर ये प्रेफर किया जाता है कि ऐसा हैवी न्यूक्लियाई जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो प्रोटॉन के कंपैरिजन में, वो ज़्यादा बेटर होता है। अच्छा, अब मैंने कहा कि ये स्टेबिलिटी की एक कंडीशन हो सकती है, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है वो स्टेबल हो ही जाएगा, है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह का ग्राफ बनाया जाता है। यहां पर आ गया n और यहां पर आ गया z। अब ये ग्राफ के अंदर इस तरह से एक लाइन बनती है ऐसे, क्यों, ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ स्टेबिलिटी, लाइन ऑफ स्टेबिलिटी। अभी ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूं हैवी न्यूक्लियाई की। जब मैंने लाइटर न्यूक्लियाई के लिए बात की थी तो लाइटर न्यूक्लियाई में लाइन बनी थी कैसी, लाइटर न्यूक्लियाई के केस में ये सीधी लाइन बनी थी। अब यहां पर एक जोन बना दिया गया, जोन, ऐसा एक जोन बना दिया गया, ये इस तरह से जोन बन रहा है, थोड़ा सा वाइड कर देते हैं इसको। तो इस तरह से एक जोन बन रहा है ऐसे, और ये ऐसे जा रहा है यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये जो जोन है, जो रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है, हमें क्या करना है, n/z रेशो की वैल्यू इन लाइनों के बीच में रखनी है। यानी कि एक तो ये जोन हो गया ऐसा, और एक ये जोन हो गया, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू है n/z की वो इन लाइनों के बीच में रखनी है। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, तो n की वैल्यू बढ़ेगी, तो यदि n ग्रेटर देन z होगा, तो n ग्रेटर देन z होगा, तो ये हमारा जो कर्व बन रहा है ये लाइन ऑफ स्टेबिलिटी है, ये क्या है, लाइन ऑफ स्टेबिलिटी। तो n की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये कर्व किधर जाने की कोशिश करेगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इसको मेरे को वापस यहाँ लाना है, कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। n/z की रेशो, n की वैल्यू ज़्यादा हो रही है z से, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रही है, तो मेरे को वापस किधर लाना है, इसको इधर लाना है। तो वापस इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेंगे तो z की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेंगे तो z की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे बीटा माइनस डिके, इसको हम क्या नाम देंगे, बीटा माइनस डिके। आई अगेन रिपीट, जब n की वैल्यू बढ़ेगी, व्हेन n ग्रेटर देन z, तो n/z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये लाइन जो है, ये अभी ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मेरे को कम करने के लिए z की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। z की वैल्यू कब बढ़ सकती है, जब न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो, प्रोटॉन में। ऐसा तो है नहीं कि हम बाहर से प्रोटॉन डाल देंगे, तो वो कब बढ़ सकती है, जब न्यूट्रॉन को कम किया जाए, किस में कन्वर्ट किया जाए, प्रोटॉन में। तो जब ये हमें करना होगा, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करना होगा, तो उस केस में जो डिके होता है उसको हम कहते हैं बीटा माइनस डिके। कौन सा डिके नाम देते हैं, बीटा माइनस। तो बीटा माइनस डिके जो है, बीटा माइनस डिके, बीटा माइनस डिके में आप क्या कर रहे हो, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये हो गया न्यूट्रॉन, इसको कन्वर्ट कर रहे हो प्रोटॉन में, तो 1p1 किस में कन्वर्ट कर रहे हो, प्रोटॉन में। तो यहाँ निकला -1 E0, और यहाँ निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। ये बीटा माइनस डिके की इक्वेशन है। अब बीटा माइनस डिके में ध्यान से देखो, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया, यहाँ 0 था, यहाँ 1 से बढ़ गया, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन होना चाहिए, यहाँ 0 है, तो यहाँ पर भी RHS में भी नेट चार्ज जो है वो 0 होगा। तो यहाँ 1 है प्लस का, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 1। तो बीटा माइनस डिके में यहाँ पर क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन, क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या वैल्यू लेके निकल रहा है, -1। यहाँ पर मास 1 है, यहाँ पर भी मास 1 है, तो यहाँ कितना हो गया, 0। ये एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है, ये क्या है, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। अब ये एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो क्यों आते हैं, क्योंकि जब ये रिएक्शन हुई तो इसमें हमें कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करना है। कौन कौन से, चार्ज कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन,
एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। अब ये रिएक्शन के अंदर मास कंजर्वेशन होता है, चार्ज कंजर्वेशन होता है, पर एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होता। तो एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन को पूरा करने के लिए यहां पर पार्टिकल इंट्रोड्यूस कराया गया एंटी न्यूट्रिनो। इसको हम और ज़्यादा तरीके से पढ़ेंगे जब हम बीटा डीके पढ़ेंगे, जब हम कौन सा पढ़ेंगे, बीटा डीके। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाई, माइनस बीटा डीके। बीटा डीके के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 1 से इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर मैं इसको एलिमेंट के फॉर्म में लिखूं तो यहां मैंने लिखा x, ये हो गया ZA। यहां पर बीटा डीके हो रहा है, कौन सा, बीटा माइनस। तो बीटा माइनस होगा तो ये 1 से बढ़ गया, प्रोटॉन नंबर 1 से बढ़ गया, तो ये हो जाएगा Z+1। यहाँ एलिमेंट चेंज हो गया, ये A का A रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीटा माइनस। बीटा माइनस का मतलब हो गया ये वाला पार्टिकल, और साथ में क्या आ जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है। इसी तरह से दूसरी कंडीशन ये हो सकती है व्हेन n लेस देन z। n लेस देन z होगा तो उस केस में क्या होगा, z बढ़ने लग जाएगा और n क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। z बढ़ने लग जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास है लाइन ऑफ स्टेबिलिटी। अब किसकी वैल्यू बढ़ रही है, z की वैल्यू बढ़ रही है। z की वैल्यू बढ़ रही है तो ये लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट होने लग गई, नीचे की तरफ शिफ्ट होने लग गई। तो अब ये स्टेबिलिटी से दूर जा रही है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को यहाँ लाना पड़ेगा, ऐसे इसको यहाँ लाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ z को कन्वर्ट कराना पड़ेगा किसमें, n में। और z को n में जब हमें कन्वर्ट कराना है तो उसको हम क्या नाम देंगे, बीटा प्लस डीके। तो यहाँ पर कौन सा डीके होगा, बीटा प्लस डीके। तो यहाँ कौन सा डीके होगा, बीटा प्लस डीके। तो बीटा प्लस डीके में हम क्या करेंगे, z मतलब है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, न्यूट्रॉन के अंदर। तो प्रोटॉन के लिए लिखा मैंने 1p1, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 0 n1। अब क्योंकि यहाँ 0 है यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 लाना है, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, +1। यहाँ क्या आ जाएगा, +1, ये आ जाएगा E0, और वहाँ निकला था एंटी न्यूट्रिनो और यहाँ क्या आ जाएगा, न्यूट्रिनो। तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिनो। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिनो। अगेन सेम कहानी, ये भी यहाँ पर किस लिए आया है, ये दुनिया में क्यों आया है, क्योंकि इसको क्या पूरा करना है, एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन को पूरा करना है। तो इसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ इतनी सी है। दूसरी चीज ये समझ में आ रही है कि चार्ज में इसका कोई रोल नहीं है और मास के अंदर इसका कोई रोल नहीं है, वो पहले से कंजर्व है। तो एंटी न्यूट्रिनो हो चाहे न्यूट्रिनो हो, ये दोनों ही चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल होंगे, चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल होंगे। अब एक चीज और समझ में आ रही है यहां से कि यहाँ जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से कम हो रहा है, एटॉमिक नंबर 1 से कम हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको एलिमेंट के फॉर्म में लिखूं तो यहाँ z, यहाँ XA 1 से कम हो रहा है, यानी कि ये लिखा z-1, ये बन गया YA, और यहाँ हो गया +1, ये बीटा ये बीटा प्लस डीके हो गया ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस, और यहाँ पर ये ऐसा आ गया, और यहाँ पर बाहर कौन निकल रहा है, न्यूट्रिन। तो यहाँ एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, 1 से कम, और जबकि बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर 1 से क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो कौन से पार्टिकल है, चार्ज लेस पार्टिकल है, मास लेस पार्टिकल है। तो न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर चार्जलेस एंड massless particles, chargeless and massless particles which are in reaction for energy conservation and momentum conservation, एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, जो कि रिएक्शन में किस लिए है, एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं n/z रेशो। समझ गया, आ गया। अच्छा, अब स्टेबिलिटी के और भी फैक्टर्स होते हैं, स्टेबिलिटी को हम और भी तरीके से बता सकते हैं। तो स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ n and z। तो स्टेबिलिटी of nucleus also can be defined on the basis of
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर के बेस पर इसको डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको लिखा है E1Z प्लस E1N, यदि आपके पास E1Z है E1N है तो ये क्या होंगे, हाईली स्टेबल, ये क्या होंगे, हाईली स्टेबल। आपके पास है ऑड Z प्लस E1N और आपके पास है E1N E1Z प्लस ऑड N, तो ये लेस स्टेबल होंगे। और अगर आपके पास ऑड Z और ऑड N है, ऑड Z और ऑड N है, तो ये सबसे कम स्टेबल होंगे, है ना। तो ये अनस्टेबल की कैटेगरी में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे, अनस्टेबल। कौन सी में चले जाएंगे, अनस्टेबल। तो E1Z E1N है तो ये क्या कहलाएंगे, हाईली स्टेबल। ऑड Z E1N है और E1Z ऑड N है तो वो कहलाएंगे लेस स्टेबल। इसके अलावा ऑड Z और ऑड N है तो वो क्या कहलाएंगे, अनस्टेबल। क्या कहलाएंगे, अनस्टेबल कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्टेबिलिटी है उसको बताने का और एक और तरीका है कि अगर आप ये देख लो कि कोई न्यूक्लियाई आपको दिया है, उसमें आप नंबर ऑफ Z और नंबर ऑफ N काउंट कर लो, तो उसके बेस पर भी आप बता सकते हो कि कौन स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट N/Z रेशो। और उसके अलावा कि जो स्टेबिलिटी है उसको Z और N के बेस पर हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा किसकी, Q वैल्यू। तो एक वैल्यू होती है Q वैल्यू। तो ये Q वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, मैंने कोई रिएक्शन लिख दी, मान लो वो रिएक्शन मैंने ऐसे लिखी A प्लस X और इसका जो रिजल्ट है वो बन रहा है B प्लस Y। क्या बन रहा है, B प्लस Y, ये उसका रिजल्ट बन रहा है। जहां A प्लस X जो है उनको हम कहेंगे रिएक्टेंट, इनको हम क्या नाम देंगे, रिएक्टेंट। और B प्लस Y जो बन रहे हैं उसको हम क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट, उसको हम क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट। और ये रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो साथ में एक वैल्यू निकलेगी, वो निकलेगी Q। ये जो Q होगा, Q, इस Q को हम बोलेंगे एनर्जी। ये जो Q है इस Q को हम क्या नाम देंगे, एनर्जी नाम देंगे। ठीक है, अगर इस Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी यानी कि पॉजिटिव आएगी, तो हम बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन ये हो रही है एक्सोथर्मिक। ये जो रिएक्शन है ये कैसी हो रही है, एक्सोथर्मिक। और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोर्जिक। और क्या बोलेंगे, एक्सोर्जिक। इसका मतलब इस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी, है ना। इट मीन्स हीट इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, हीट नहीं एनर्जी। इट मीन्स एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। दूसरी कंडीशन इसकी ये हो गई कि Q जो है वो लेस देन 0 हो जाए। Q लेस देन 0 हो जाए तो इसका मतलब हो गया नेगेटिव। नेगेटिव हो गया तो इस एक को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। और इसको हम नाम देंगे एंडोर्जिक। और इसको हम क्या नाम देंगे, एंडोर्जिक। और एंडोर्जिक का मतलब है कि जो रिएक्शन है उसमें एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। इस रिएक्शन के कंप्लीट कराने के लिए आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो इट मीन्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो इसका मतलब क्या होगा, इस रिएक्शन में एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। और तीसरा जो कंडीशन बन सकती है Q बराबर 0। Q बराबर 0 है तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर इलास्टिक रिएक्शन। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे न्यूक्लियर इलास्टिक रिएक्शन। इसको हम नाम देंगे न्यूक्लियर इलास्टिक रिएक्शन। तो ये तीन रिएक्शन हमारे पास होगी, Q ग्रेटर देन 0 यानी कि एक्सोथर्मिक या एक्सोर्जिक, Q लेस देन 0 नेगेटिव यानी कि एंडोथर्मिक और एंडोर्जिक, और Q बराबर 0 यानी कि न्यूक्लियर इलास्टिक रिएक्शन। अब मैंने यहां पर लिखा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये Q वैल्यू को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं। तो Q वैल्यू को फाइंड आउट करने के क्या तरीके, तो सबसे पहला, अगर हमें मास के बेस पर निकालना है तो मास के बेस पर हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट
रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दे अगर सी स्क्वायर से, तो ये किस में आ जाएगा, जूल में। इसमें आ जाएगा जूल में। कहने का मतलब जो हमारे पास रिएक्शन लिखी हुई है ये वाली, इसके लिए अगर मेरे को क्यू वैल्यू निकालनी है मास के फॉर्म में, तो हम कैसे निकालेंगे, एम ए प्लस एम एक्स माइनस एम वाई, और माइनस क्या हो जाएगा, एम बी, एम वाई माइनस एम बी, और इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर सी स्क्वायर से, तो यहाँ से जो क्यू वैल्यू है वो किस में आएगी, जूल में। किस में आएगी, जूल में। और अगर ये एएमयू में है, अगर ये एएमयू में है, तो एम ए प्लस एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम बी और सी स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर की जगह यहां मल्टीप्लाई कर दो किससे, 931.5 से, 931.5, और ये मास जो है किस में होगा, एएमयू में, तो ये किस में आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। शर्त ये है कि यहां पर जो मास होगा वो किस में होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये जो मैंने वैल्यू लिखी क्यू वैल्यू, ये किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द बेसिस ऑफ मास, बेसिस ऑफ मास। कौन सा मास, न्यूक्लियर मास। यदि आपको बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी गिवन है, इफ वी हैव बीन गिवन, इफ वी हैव बीन गिवन बाइंडिंग एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, यदि हमें बाइंडिंग एनर्जी गिवन है या काइनेटिक एनर्जी गिवन है, दोनों में से कोई भी एक गिवन है, पहले मैं बाइंडिंग एनर्जी लिख देता हूं। इफ वी हैव बीन गिवन बाइंडिंग एनर्जी, तो उस केस में क्यू वैल्यू क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी, सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि मैं ऐसा लिखूंगा बीई बी प्लस बीई वाई माइनस बीई ए और माइनस बीई एक्स, माइनस बीई एक्स। यहां क्या कर दिया मैंने, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी माइनस सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और अगर हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो इफ वी हैव बीन गिवन, वी हैव बीन गिवन, इफ वी हैव बीन गिवन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि के ई बी प्लस के ई वाई माइनस बाइंडिंग काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, यानी कि रिएक्टेंट, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, ये रिएक्टेंट आ जाएगा। तो सिर्फ मास के केस में आपको इस तरह से करना है कि जो रिएक्टेंट है उसका सम करके उसमें से माइनस करना है किसका, सम प्रोडक्ट का। जबकि बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के केस में आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट है उसके सम करके, यानी कि उनकी एनर्जीज का सम करके, और माइनस करना है किसका, जो रिएक्टेंट है उसका। तो ये कहलाती है हमारे पास क्या, क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू के बारे में हम और भी पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन की, जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ रहे होंगे, या ऐसा बोल लो रेडियो एक्टिविटी जब हम पढ़ रहे होंगे, तब हम इन चीज़ों को फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ अभी के लिए इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्यू वैल्यू क्या होती है। इसके अलावा जो हमने बात की एन बाय जेड रेशो की, ये एन बाय जेड रेशो क्या है, स्टेबिलिटी को हम किस किस तरह से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने पढ़ा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं पहले हम उनको कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मीन मोमेंटम ऑफ ए न्यूक्लियन इन अ न्यूक्लियस विद मास नंबर ए वेरीज एज। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि मीन मोमेंटम ऑफ ए न्यूक्लियन, मीन मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियन, मीन मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियन विद मास नंबर ए, with mass number A varies as, यहां आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी होगा ए स्क्वायर, ऑप्शन सी जो है वो है ए पावर -2/3,
और ऑप्शन डी जो है वो है ए पावर -1/3, ए पावर -1/3, ये हमें ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ पर मीन मोमेंटम यानी कि एवरेज मोमेंटम की बात हो रही है न्यूक्लियॉन के, तो उसको हमें रिलेट करना है किसके साथ, मास नंबर के साथ। तो ऐसे कुछ एक क्वेश्चन होंगे, यहां पर आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट या एच बार अपॉन 2, ऐसा लिखते हैं हम, एच बार अपॉन 2 या एच कट। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है, यहां जो मैंने एच कट बार अपॉन 2 लिखा है, ये 2 जो है ये हम हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेते हैं, है ना, ये अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। यानी कि अगर मैं इसको ऐसा भी लिख दूं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट, तो भी ये सही है, ठीक है। अगर मैं इसको सिर्फ ऐसा लिख रहा हूं तो भी ये सही है। अब न्यूक्लियस की जो डायामीटर है उसको मैं लिख दूं डी, क्योंकि हम स्पेरिकल उसको मान रहे हैं, सामने से देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, सर्किल। तो यदि उसकी रेडियस आर है तो उसका डाया कितना हो जाएगा, 2r। तो डेल्टा एक्स जो है जिसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है वो रहेंगे, वो कितना हो जाएगा, 2r। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो हो गई 2r, जहां r जो है वो क्या हो गया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जहां r जो है वो क्या हो गया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से हम निकाल लेंगे मोमेंटम की वैल्यू। तो यहां से मोमेंटम की वैल्यू लमसम किसके बराबर, एच कट अपॉन डेल्टा एक्स, और ये वैल्यू हो जाएगी एच कट अपॉन 2r, क्योंकि डेल्टा एक्स बराबर हमने क्या लिखा हुआ है, 2r। अब सिंस r जो है r किसके बराबर होता है, r नॉट a पावर 1/3, तो यहां से डेल्टा p की जो वैल्यू है वो लगभग बराबर हो जाएगी एच कट अपॉन 2r। तो ये हो जाएगा 2, r की जगह वैल्यू डाल दो, r नॉट a पावर 1/3, a पावर 1/3। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एच कट अपॉन 2r नॉट, और ये हो जाएगा a पावर -1/3, a पावर -1/3। तो साफ साफ आंसर जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, डेल्टा p यानी कि मीन मोमेंटम वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, a पावर -1/3 के प्रोपोर्शनल आ रहा है। किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, a पावर -1/3। तो हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी। हमारे पास इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी। इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एक क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा, कि आपको पूछा जाएगा द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। जैसे एक क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछा